आज हम चलेंगे भारत की उन पहाड़ियों में, रुद्रप्रयाग की घाटियों में। हाँ, वो घाटियां जहाँ करीब 8 साल तक 8 साल तक एक आदमखोर तेंदुए ने ऐसा आतंक मचाया था कि मतलब दिन में भी लोग डरते थे घरों से निकलने में। बिल्कुल। और हमारे पास जिम कॉर्बेट की लिखी कुछ अंश हैं। जी, और ये सिर्फ शिकार की कहानी नहीं है ना? ये उनके खुद के डर, उनके संघर्ष और जैसे एक गहरी आत्मखोज की दास्तान है। सही कहा। ये अंश हमें उस दौर में ले जाते हैं जब रुद्रप्रयाग में डर, आप कह सकते हैं, हवा में घुल गया था। कैसा माहौल रहा होगा। कल्पना कीजिए, हर रात किसी दरवाजे के टूटने की आवाज, फिर चीखें, और सुबह उठो तो एक और मौत की खबर। उफ। कॉर्बेट को बुलाया तो गया था ये सब खत्म करने के लिए, लेकिन जब आप उनके लिखे को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो खुद एक अजीब सी कश्मकश में थे। हाँ, ये सिर्फ बंदूक और जानवर की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉर्बेट ने अपनी डायरी में एक जगह तो सिर्फ एक शब्द लिखा है, डर। डर। लेकिन ये सिर्फ उस जानवर का डर नहीं था, है ना? वो लिखते हैं, हर रात जब मैं उस जानवर के पीछे अंधेरे में निकलता हूँ, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही भीतर के किसी अनजान हिस्से का शिकार करने जा रहा हूँ। क्या बात है, मतलब कितना गहरा है ना? तो चलिए कॉर्बेट के इसी सफर, उनके शब्दों और अनुभवों की तह तक चलते हैं। जरूर। तो कॉर्बेट, जैसा आपने कहा, वो उस वक्त तक काफी थक चुके थे। हाँ, सालों से शिकार कर रहे थे, लेकिन ये मामला अलग था। शिकार जो कभी उनके लिए शायद एक रोमांच था, एक चुनौती, अब एक बोझ बन गया था। उन्हें रात में लोगों की वो दबी हुई सिसकियां, टूटते दरवाजों की वो खौफनाक आवाजें सोने नहीं देती थीं। अंदाजा लगा सकते हैं। एक शाम का जिक्र है, एक बूढ़ी औरत उनसे मिलने आई। अच्छा। उसके हाथ कांप रहे थे। आंचल से निकालकर एक मुड़ी तुड़ी तस्वीर कॉर्बेट के सामने रखी। एक नौजवान लड़के की तस्वीर थी, मुस्कुरा रहा था। औरत की आंखों में आंसू थे। बोली, साहब, सरकार ने भेजा है आपको, आप भगवान हो हमारे लिए, उसे मार दीजिए। मतलब कितनी उम्मीदें थी उनसे। हाँ, और फिर बोली, उसने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बेटे को खा गया। उफ। और कॉर्बेट वो कुछ कह नहीं पाए, बस खामोश खड़े रहे, तस्वीर उठा ली और देर तक उस मासूम चेहरे को देखते रहे। शायद यही सोच रहे थे कि हर बार जब वो ट्रिगर दबाते हैं तो ऐसी ही कोई मासूमियत हमेशा के लिए खो जाती है। ये घटना ये दिखाती है कि डर किसी एक इंसान या परिवार तक नहीं था, ये तो पूरे समुदाय की रगों में बस गया था। हाँ, उनकी आत्मा में। गांव का माहौल ही ऐसा था कि शाम ढलते ही जिंदगी जैसे थम जाती थी, सब घरों में बंद। और कॉर्बेट का संघर्ष सिर्फ उस तेंदुए से नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके अंदर भी एक लड़ाई चल रही थी। उनके नोट से साफ झलकता है। क्या सवाल थे उनके मन में? यही कि क्या एक और जान लेने से वाकई शांति मिलेगी? इस शिकार की असली कीमत क्या है? क्या वो सच में भगवान है जैसा वो औरत कह रही थी, या सिर्फ एक शिकारी? ये सवाल तो किसी को भी परेशान कर देंगे। बिल्कुल। फिर एक शाम, सूरज ढलने के ठीक बाद, कॉर्बेट अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। अकेले? हाँ, हाथ में राइफल, कंधे पे टॉर्च और दिल में वही अनजाना सा डर। जंगल तो वैसे ही रात में डरावना होता है, और उस माहौल में तो और भी ज्यादा। पेड़ के साए लंबे हो रहे थे, अजीब शक्लें बना रहे थे। हर सरसराहट पर हाथ राइफल पे कस जाता था। आखिरकार वो उस जगह पहुंचे जहां कुछ दिन पहले तेंदुए पर गोली चलाई गई थी, पर वो बच निकला था। अच्छा, वही जगह। हाँ, एक टूटी हुई झोपड़ी की कच्ची दीवार पर तेंदुए के पंजों के निशान थे। गहरे निशान। ताजे थे? ताजे, खूंखार, जैसे मिट्टी में उकेरे गए हों। कॉर्बेट नीचे झुके, उन निशानों पर हाथ रखा। क्या महसूस किया उन्होंने? मिट्टी ठंडी थी, पर उन्हें लगा जैसे उन पंजों के नीचे अब भी कोई धड़कन बाकी है। और उन्होंने धीरे से हवा में फुसफुसाया, तू सिर्फ एक जानवर नहीं, तू शायद वो सवाल है जिसका जवाब मुझे अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है कॉर्बेट की सोच में। हाँ, मुझे भी यही लगता है। यहाँ वो जानवर को सिर्फ दुश्मन या शिकार की तरह नहीं देख रहे। नहीं, वो उसे एक प्रतीक मान रहे हैं, शायद अपने डर का प्रतीक या प्रकृति की उस ताकत का जिसे इंसान कंट्रोल करना चाहता है। उनके लेखों से लगता है कि ये शिकार अब सिर्फ मारने की कवायद नहीं रहा था। नहीं, ये कुछ समझने की कोशिश बन गया था, खुद को जानने की। वो सिर्फ तेंदुए का पीछा नहीं कर रहे थे, वो शायद उस भय का सामना कर रहे थे जो उस जानवर के रूप में उनके सामने खड़ा था। फिर वो रात आई जब उन्होंने घात लगाई। एक पुराना घना पीपल का पेड़ चुना। अंधेरा था, घना अंधेरा, चांद बादलों में छिपा था, इंतजार लंबा था। उन्होंने टॉर्च बंद कर दी। टॉर्च बंद क्यों? वो जानवर की आंखों की चमक अंधेरे में देखना चाहते थे,
उसे रोशनी से डराना नहीं चाहते थे। अच्छा, चालाकी। वक्त बीतता गया, आधी रात के करीब हवा में ठंडक बढ़ गई। तभी दूर कहीं से हड्डियों के चबाने की आवाज आई। आ गया। कॉर्बेट सतर्क हो गए, हाथ राइफल के ट्रिगर पर। आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी, सूखे पत्तों पर दबे पांव चलने की चरमराहट। दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी। बिल्कुल। और फिर सामने अंधेरे में 2 पीली आंखें चमकी। कितनी दूर? सिर्फ कुछ गज दूर। तनाव एकदम चरम पर। कॉर्बेट की सांसें जैसे थम सी गईं। तेंदुआ और करीब आया, बेखौफ। बेखौफ? हाँ। कॉर्बेट ने धीमी आवाज में कहा, कम क्लोजर, जस्ट 1 स्टेप मोर। और जैसे ही जानवर ने एक और कदम बढ़ाया, कॉर्बेट ने ट्रिगर दबा दिया। धां! और गोली की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। बारूद का धुआं फैला। कॉर्बेट ने फौरन टॉर्च जलाई होगी। हाँ, जलाई। धुएं के छटने का इंतजार किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या मतलब, सिवाय गीली मिट्टी पर भागते हुए पंजों के ताजा निशानों के। वो तेजी से जंगल के अंधेरे में गायब हो रहे थे। ओह, फिर से चूक गए। हाँ, एक बार फिर। इस घटना ने कॉर्बेट को और ज्यादा बेचैन कर दिया। जाहिर है। उन्होंने डायरी में लिखा, लगता है वो मुझसे डरता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अब धीरे धीरे उसके जैसा बनता जा रहा हूँ, जंगली, अकेला और हमेशा चौकन्ना। ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत या निशाने की नहीं रही थी। नहीं, ये जहन की लड़ाई बन चुकी थी, हिम्मत की और शायद किस्मत की भी। उस रात कॉर्बेट सो नहीं पाए। कैंप के बाहर बैठे रहे, अलकनंदा नदी की आवाज सुनते रहे। क्या सोच रहे होंगे? उन्हें लगा जैसे ये सिर्फ 2 प्राणियों की कहानी नहीं है। एक वो जानवर जो बस जीना चाहता है, अपनी भूख मिटाना चाहता है, और दूसरा वो इंसान जो डर से आजादी चाहता है। तभी दूर घाटी में फिर वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, कुर्र कुर्र। अरे, वो लौट आया था। हाँ, वो डरा नहीं था, भागा नहीं था। कॉर्बेट के चेहरे पर एक थकी हुई पर दृढ़ मुस्कान आई। मतलब चैलेंज? हाँ, उन्होंने हवा में कहा, तो ठीक है, आखिरी खेल अभी बाकी है। जानवर की ये चालाकी, ये हिम्मत, ये कॉर्बेट के धैर्य और संकल्प को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। ये सिर्फ बाहरी मुठभेड़ नहीं थी, ये कॉर्बेट के अंदर चल रहे संघर्ष का आईना भी था। वो जानवर अब सिर्फ एक खतरा नहीं था, वो कॉर्बेट की सीमाओं की परीक्षा ले रहा था। सही बात है। उसका वापस आना जैसे किस्मत का इशारा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अंजाम तक नहीं पहुंची है। तो अगली शाम कॉर्बेट उस वीरान जगह पर पहुंचे जहां कुछ हफ्ते पहले तेंदुए ने एक बूढ़े साधु को मारा था। ओह, वो साधु वाली जगह? हाँ, साधु की टूटी हुई लाठी अब भी वहीं मिट्टी में धसी थी। उस पर दांतों के निशान थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। गंध? कैसी? बासी खून, मिट्टी और सड़न की मिली जुली गंध मौत की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। ऊंचे देवदार के पेड़ खामोश खड़े थे। डरावना माहौल। कॉर्बेट ने मन में सोचा, ये उसकी धरती है, आज मैं उसी के बनाए नियमों से खेलूंगा। उन्होंने चारा डालने का फैसला किया। चारा? मतलब बकरा? हाँ, एक मजबूत पेड़ की ऊंची शाख पर चढ़कर उन्होंने नीचे जमीन पर एक बकरा बांध दिया। बकरा? उसकी क्या हालत होगी? वो तो बुरी तरह कांप रहा होगा। हाँ, कॉर्बेट को ये देखकर अपराध बोध भी हुआ। उनके नोट्स बताते हैं कि उन्हें अफसोस था कि एक बेजुबान निर्दोष जानवर को मौत के मुंह में धकेलना पड़ रहा है। जी, लेकिन उस दानव तक पहुंचने का, उसे बाहर निकालने का शायद यही एक रास्ता बचा था। ये उनका नैतिक द्वंद्व दिखाता है। लक्ष्य कितना भी नेक हो, क्या उसके लिए अपनाए गए साधन हमेशा सही होते हैं? ये सवाल उन्हें परेशान करता रहा। रात गहरी हो चुकी थी, शायद 11 बजे होंगे। हवा लगभग थम सी गई थी। जंगल में अजीब सा सन्नाटा। और फिर तभी बकरा अचानक जोर से मिमियाया और कांपने लगा। नीचे घनी झाड़ियों में कुछ हिला। आ गया। एक परछाई दिखी, धीरे धीरे जमीन से सटकर आगे बढ़ रही थी। तेंदुआ अब खुले में था, ठीक बकरे के सामने। उसकी चाल कैसी थी? गजब का आत्मविश्वास, जैसे वो जानता हो कि ये रात, ये जंगल, ये डर सब उसी का है। पल भर रुका, हवा को सूंघा, फिर उसने बकरे पर छलांग लगाई। बकरे की चीख हवा में गूंज ही रही थी कि कॉर्बेट ने गोली चलाई। हाँ, धां। गोली की तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। कॉर्बेट नीचे कूदे होंगे। तेजी से राइफल संभाले हुए टॉर्च की रोशनी डाली। बकरा जमीन पर पड़ा था, मर चुका था। और तेंदुआ? तेंदुए का कोई निशान नहीं था।
तभी नजर पड़ी झाड़ियों के बीच से गुजरती हुई खून की एक पतली लकीर। खून की लकीर मतलब गोली लगी थी? हाँ, अंधेरी पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। कॉर्बेट समझ गए, गोली लगी है, वो घायल हुआ है। और घायल तेंदुआ तो और भी खतरनाक होता है। बिल्कुल। कॉर्बेट ने कहा, अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब वो मुझे ढूंढेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। खतरा अब कई गुना बढ़ गया था। हाँ, उस रात कैंप में लौटकर कॉर्बेट ने डायरी में लिखा कि गोली चलाते वक्त एक पल के लिए उन्हें उस जानवर में सिर्फ जानवर नहीं दिखा, तो क्या देखा? इंसान के अपने अंदर बैठे डर की एक खौफनाक परछाई। डर की परछाई? उन्होंने लिखा, शायद यही असली मैनेजर था, खुद डर, जो एक जीता जागता रूप ले चुका था। मतलब तेंदुआ अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, वो डर का प्रतीक बन गया था। मौत का चलता फिरता प्रतीक। उस रात कॉर्बेट को नींद नहीं आई। हर आहट पर कान खड़े हो जाते, हर साय में वही पीली आंखें नजर आती। समझ सकता हूँ। उन्होंने सिगरेट सुलगाई और धुएं के पार अंधेरे को घूरते हुए फुसफुसाया, कल ये सब खत्म करना ही होगा। ये उपलब्धि कि तेंदुआ डर का ही मूर्त रूप है, ये बहुत गहरी बात है। हाँ। कॉर्बेट अब इसे सिर्फ एक शारीरिक खतरे के तौर पे नहीं देख रहे थे, वो इसे मानवीय भय, इंसान के आदिम डर के प्रतीक के रूप में देख रहे थे। और ये लड़ाई अब सिर्फ रुद्रप्रयाग के लोगों की नहीं थी। नहीं, ये कॉर्बेट के खुद के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी, उनके अपने डर पर काबू पाने की लड़ाई। अगली रात, वो रात जैसे कयामत की रात थी। ऐसा क्या था उस रात? अलकनंदा नदी पूरे उफान पर थी, पानी का शोर बहरा कर देने वाला। हवा बहुत तेज थी, धूल और पत्ते उड़ा रही थी। आसमान पर घने बादल। माहौल पूरा बना हुआ था। हाँ, कभी चांद छिप जाता, कभी अचानक निकल आता, जैसे पूरी कायनात किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। कॉर्बेट सुबह से ही तैयारी में लगे थे। क्या तैयारी? अपनी भरोसेमंद 275 बोर की राइफल साफ की, गोलियां गिनी और फिर डायरी बंद की, शायद आखिरी बार। क्या लिखा उन्होंने? लिखा, आज अगर मैं वापस नहीं लौटा तो शायद रुद्रप्रयाग की ये घाटी फिर कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगी। गांव वाले खामोशी से उन्हें देख रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, बस एक बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपकी रक्षा करे साहब। और कॉर्बेट हल्का सा मुस्कुराए और जंगल के अंधेरे में गुम हो गए। रात अपने पूरे शबाब पर थी। कॉर्बेट एक पुराने वीरान मंदिर के खंडहरों के पास पहुंचे। मंदिर के खंडर? हाँ, जगह डरावनी थी। दीवारों पर अनगिनत खरोचों के निशान, हवा में वही सड़ी हुई गंध। उन्होंने वहीं जाल बिछाने का फैसला किया। फिर से चारा? हाँ, एक छोटा बकरा मंदिर की दीवार के पास बांधा और खुद पास के एक ऊंचे पेड़ की घनी डाल पर चढ़कर बैठ गए। राइफल तैयार, नजरें नीचे अंधेरे पर। इंतजार। रात के लगभग 11 बजे दूर से एक हल्की सी आवाज आई, कुर्र। आ गया। फिर थोड़ी देर बाद और पास से कुर्र। कॉर्बेट का दिल जोरों से धड़कने लगा। झाड़ियों के बीच कुछ हिला, फिर वो दिखा। तेंदुआ धीरे धीरे खंडर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी पीली आंखें चांदनी में 2 जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। इस बार वो सावधान होगा। हाँ, सावधानी से आगे बढ़ा, बकरे के पास पहुंचा, कांपते हुए बकरे को सूंघा और जैसे ही उसने झपट्टा मारा, धड़ाम। पहली गोली कहाँ लगी? सीधे उसके कंधे पर। तेंदुआ दहाड़ता हुआ गिरा, लेकिन फौरन उठ खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ दीवार से टकराया। वो मरा नहीं? नहीं। कॉर्बेट ने एक पल भी नहीं गमाया, दूसरी गोली चलाई, धां। और इस बार गोली सीधे उसके सीने में लगी। तो फिर जानवर ने एक आखिरी खौफनाक दहाड़ मारी। वो दहाड़ पूरी घाटी में गूंज गई और फिर वो भारी शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ा। और फिर सब शांत हो गया। 8 साल से चला आ रहा आतंक, वो दहशत, वो डर, सब एक पल में खत्म। कॉर्बेट पेड़ से नीचे उतरे होंगे? हाँ, उतरे। कांपते हाथों से टॉर्च जलाई, रोशनी सीधी उस पड़े हुए शरीर पर पड़ी। वो दानव अब शांत पड़ा था। हाँ, जो 8 साल तक रुद्रप्रयाग के लिए मौत का दूसरा नाम था, अब उनके पैरों के पास शांत पड़ा था। लेकिन कॉर्बेट ने बाद में लिखा, उस पल उनके अंदर जीत का कोई एहसास नहीं था, कोई खुशी नहीं थे। बस एक सन्नाटा। हाँ, एक गहरा भारी सन्नाटा, जैसे सब कुछ खाली हो गया हो। ये दिखाता है कि हिंसा चाहे कितनी ही जरूरी क्यों ना हो, अक्सर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाती है। कॉर्बेट वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, टॉर्च बंद कर दी। चांद अब बादलों से बाहर था, उसकी पीली रोशनी मरे हुए जानवर पर पड़ रही थी।
कॉर्बेट ने धीरे से उसके बेजान सिर को देखा और शायद खुद से ही फुसफुसाए। क्या कहा? तू भी कभी जंगल का राजा रहा होगा। पता नहीं किस डर ने, किस मजबूरी ने तुझे ऐसा बना दिया। डर? फिर वही बात। दूर नदी का शोर अब भी आ रहा था। हवा शांत हो चुकी थी। कॉर्बेट ने राइफल नीचे रख दी और बस वहीं चुपचाप बैठे रहे, उस अजीब सी शांति को महसूस करते हुए। वो शब्द, डर ने तुझे भी जानवर बना दिया, ये सिर्फ उस तेंदुए के लिए नहीं थे शायद। आप क्या सोचते हैं? ये शायद उस डर के पूरे चक्र के बारे में थे, जिसने न सिर्फ उस जानवर को आदमखोर बनाया, बल्कि पूरे समुदाय को सालों तक दहशत में रखा, और शायद कहीं न कहीं खुद कॉर्बेट को भी अपने अंदर के डर से जूझने पर मजबूर किया था। हाँ, डर इंसान हो या जानवर, सबको बदल देता है। बिल्कुल। सुबह जब खबर गांव तक पहुंची तो जैसे सैलाब आ गया। लोग आए होंगे, रोते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए खंडहर की तरफ दौड़े। कोई कॉर्बेट के पैर छू रहा था, कोई गले लगा रहा था। औरतों ने आरती उतारी। 8 साल बाद 8 साल बाद रुद्रप्रयाग के मंदिरों में पहली बार डर के नहीं बल्कि शांति और मुक्ति के घंटे बजे। चारों तरफ दिए जलाए गए। और कॉर्बेट ने भीड़ को देखकर बस इतना ही कहा, ये जीत नहीं है, ये मुक्ति है, आप सबकी और शायद मेरी भी। मुक्ति। बाद में डायरी में लिखा, जब मैंने आखिरी बार उसकी बुझती हुई आंखों में देखा तो मुझे कोई दानव नहीं दिखा, बस एक भटकी हुई आत्मा दिखी जो शायद इस जिंदगी से आजादी चाहती थी। और शायद कॉर्बेट ने उसे आजाद कर दिया। हाँ, और शायद आखिरकार मैंने उसे आजाद कर दिया। उस शाम सालों बाद गांव में जिंदगी वापस लौटी। कैसे? दरवाजे खुले थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे, औरतें नदी किनारे बैठकर हंस बोल रही थीं। ये सिर्फ गांव की बाहरी मुक्ति नहीं थी। हाँ। ये कॉर्बेट की अपनी अंदरूनी मुक्ति भी थी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने डायरी में एक जगह लिखा है, मैंने इस धरती पर इंसानों और जानवरों दोनों के दिलों में डर को पलते देखा है। क्या फर्क देखा उन्होंने? वो लिखते हैं, फर्क शायद सिर्फ इतना है कि जानवर डर से भागता है, जबकि इंसान उसे अपने अंदर पाल लेता है, उसे बड़ा करता है। कितनी गहरी बात है डर की प्रकृति और इंसान के मनोविज्ञान पर। बहुत गहरी। अगले दिन जब कॉर्बेट गांव से जाने के लिए निकले तो पूरा गांव उन्हें विदा करने आया था। रास्ते के दोनों ओर खड़े थे लोग, चुपचाप हाथ जोड़े। विदाई का क्षण। कुछ बच्चों ने फूल फेंके, औरतें आंखों में आंसू लिए खड़ी थीं। कॉर्बेट ने सबसे हाथ जोड़कर विदाई ली। उनकी अपनी आंखों में भी नमी थी। चलते चलते वो मुड़े और बोले, क्या कहा उन्होंने? इस जंगल ने मुझे सिर्फ शिकार करना नहीं सिखाया, इसने मुझे शायद जीना भी सिखाया है। जीना सिखाया है। उनका एक आखिरी नोट भी है शायद। हाँ, जो इस पूरे अनुभव का सार लगता है। क्या है वो? कभी कभी असली जीत किसी को मारने में नहीं होती, बल्कि खुद को माफ कर देने में होती है। खुद को माफ कर देना। और शायद आज इतने सालों बाद मैंने आखिरकार खुद को माफ कर दिया है। ये सिर्फ शिकार की कहानी नहीं है, ये आत्म स्वीकृति की कहानी है, अपने अंदर के संघर्ष से शांति पाने की। कॉर्बेट शायद हमेशा सोचते रहे होंगे, असली नरभक्षी कौन था? हाँ, ये सवाल तो उठता है। वो जानवर जो भूख या दर्द की वजह से हमला कर रहा था, या वो डर जो इंसान के दिल में बैठकर उसकी इंसानियत पर हावी हो जाता है? उन्होंने क्या लिखा इस बारे में? उन्होंने लिखा है, असली मैन ईटर वो नहीं जो खून बहाता है, असली मैन ईटर शायद वो है जो डर और हिम्मत के बीच की इस अंतहीन लड़ाई में अपनी इंसानियत को हारने से बचाता है। कॉर्बेट के लिए राइफल शायद सिर्फ एक औजार थी, असली हथियार तो उनका साहस था, उनकी समझ, धैर्य और डर को समझने की उनकी कोशिश। बिल्कुल। रुद्रप्रयाग छोड़ते वक्त उनके मन में शिकार की थकान नहीं थी। क्या था फिर? एक अजीब सी शांति थी, भय पर विजय पाने की शांति। तो ये थी रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए और जिम कॉर्बेट के अनुभवों की कहानी, जैसा हमें उनके लिखे अंशों से पता चलता है। एक शिकारी की बाहरी और भीतरी यात्रा, डर, आत्म संदेश से गुजरकर अंततः मुक्ति और आत्म स्वीकृति तक। हाँ, ये कहानी वाकई एक जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या सवाल? कॉर्बेट ने उस जानवर को मारकर डर के एक बाहरी मूर्त रूप को तो खत्म कर दिया, पर क्या इंसान के अपने भीतर पलने वाले डर का अंत भी ऐसे ही होता है, गोली से या किसी बाहरी जीत से? सोचने वाली बात है। जैसा कॉर्बेट ने खुद महसूस किया, असली लड़ाई तो शायद हमेशा इंसानियत को बचाने की होती है, डर और हिम्मत के बीच। और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या डर हमेशा किसी बाहरी दुश्मन के खत्म होने से ही खत्म होता है, या फिर असली जीत, असली मुक्ति शायद उस डर का सामना करने में है,
उसे समझने में और आखिरकार जैसा कॉर्बेट ने किया खुद को माफ कर देने में छिपी है।